22 जून 2025 को अमेरिकी समय अनुसार करीब 5 बजे अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्डो, नेतांज एंड एस्फहान पर अपने घातक लड़ाकू विमानों से हमला किया। इस युद्ध में अमेरिका के शामिल होने की जानकारी नहीं है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस तरह के हमले को लेकर सतर्कता काफी समय से बरत रहा था और कुछ हद तक ईरान को इस बात का अंदाजा भी था कि अमेरिका एक दिन इस युद्ध में जरूर शामिल होगा। माना जा रहा है कि इन सभी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को पहले से ही वहां से हटा लिया था और उस हमले में उतना गंभीर नुकसान नहीं हुआ जितनी उस हमले से उम्मीद की जा रही थी। अब इस हमले के जवाब में ईरान इजराइल के कई प्रमुख सामरिक ठिकानों पर भारी मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें हुए नुकसान की भरपाई में उसे काफी समय लग सकता है। ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिका के हमले के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि ईरान इस हमले का अपने तरीके से जवाब जरूर देगा, लेकिन अब यह आकलन करना बहुत कठिन लग रहा है कि इस तरह के हमले कब तक जारी रहेंगे। ईरान अपनी पड़ोसी देशों में विभिन्न अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की चेतावनी भी दी है। ईरानी सरकार का मानना है कि इस हमले के बाद अब कोई रेड लाइन नहीं बची। ईरान इस हमले के जवाब कब और कैसे देगा, इतिहास गवाह है कि ईरान ऐसे हमलों का जवाब जरूर देता है, क्योंकि यह हमला एक मजबूत, स्वतंत्र और महान सभ्यता वाले देश के खिलाफ था। यह भी माना जाता है कि इस हमले में कई अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी किया गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पहले गाजा पट्टी में किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर नहीं तो अब इससे क्या फर्क पड़ सकता है। अमेरिकी और इजरायल लगातार कह रहे हैं कि ईरान को अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम का विस्तार बंद कर देनी चाहिए और ईरान की मौजूदा सरकार को भी बदल देनी चाहिए। तो ऐसे में ईरान, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों को किस तरह से समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं? क्या मौजूदा शासन को बदलना संभव है, जो ईरान के कुछ लोगों के बीच व्यापक रूप से अलोकप्रिय है? लोकप्रिय है या नहीं, इसका फैसला ईरान के आम लोगों की समझ पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ईरान एक स्वतंत्र देश है और उसे अपने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने की पूरी स्वतंत्रता है। ईरान और इजरायल संघर्ष या युद्ध इस पीढ़ी के लिए कोई नई प्रवृत्ति नहीं है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह आने वाले कई वर्षों तक जारी रहेगी। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद 1970 या 80 के दशक से ही कुछ लोग आपसी लोग और दोनों देशों की वर्तमान सरकार के बीच नफरत से चली आ रही है। वह घटना कुछ लोगों के लिए अच्छे कारणों से हुई और कुछ के लिए यह एक बुरा सपना था। गाजा में हाल ही में हुए संघर्ष, ईरान, इजरायल और अमेरिका के इस घातक युद्ध में शामिल होना 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले और कई अन्य कारकों का परिणाम है। उसके बाद इजरायल ने गाजा क्षेत्र के लगभग सभी हिस्सों को ध्वस्त कर दिया और हमले के कारण यह बताया गया कि हमास ने नागरिक क्षेत्रों में कई प्रकार के बंकर, मिसाइल और घातक हथियार बनाकर छिपा दिए हैं, जिसकी पुष्टि करना अभी मुश्किल है। लेकिन इरादे उस तरह के हमले को संबोधित कतई नहीं करते, जिसके कारण गाजा पट्टी में अब तक हजारों बच्चे, गर्भवती महिलाएं और कई नागरिक मारे गए हैं और यह बात कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कही जा चुकी है। दुनिया भर के नागरिक समाज समूह, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और एजेंसियां आगे आकर इजरायल द्वारा गाजा पट्टी में निर्दोष नागरिकों पर किए गए हमले की निंदा करती आ रही है और दुनिया भर के कई विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। गाजा में लगातार हो रहे हमलों को लेकर ईरान और इजरायल के लोगों में अपने ही सरकार के तौर तरीकों और अपने ही देश में राजनीतिक विरोधियों की आवाज को दबाने के तरीके के खिलाफ काफी असंतोष और गुस्सा है। इसका मतलब है कि वहां के आम नागरिक शांति से जीवन जीने की जरूरत को समझते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे किसी भी राजनीतिक दल द्वारा विरोधियों की आवाज को दबाने का यह कोई नई चलन नहीं है। यह लगभग सभी देशों में चल रही है ताकि इन राजनीतिक दलों को सरकार चलाने में किसी भी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े, वे लंबे समय तक सरकार में भी बने रहे। आज की युवा पीढ़ी के मन में 13 जून 2025 को इजरायल द्वारा ईरान पर किए जाने वाले हमले को लेकर कई गंभीर सवाल हैं, जबकि ईरान द्वारा इजरायल पर किसी भी तरह की हमला हम नहीं था। इजरायल के मौजूदा प्रधानमंत्री पिछले 2 दशकों से लगातार कहते आ रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है और परमाणु हथियार बनाने और विकसित करने के बहुत करीब है और इस विकास से सबसे बड़ा खतरा जो है वो इजरायल को है।
इसे किसी भी हर हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हमारा मुख्य ध्यान मौजूदा व्यवस्था को बदलने और किसी भी तरह को परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को रोकने पर है। ईरान की ओर से उन्होंने साफ तौर पर कहा पर अपना रुख साफ कर दिया कि हमारा परमाणु कार्यक्रम किसी सिर्फ शांतिपूर्ण और उच्च ऊर्जा के उद्देश्यों के लिए है। इसके अलावा ईरान NPT अप्रसार संधि पर भी हस्ताक्षर करता है। IAEA एजेंसी को अपने परमाणु कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए आगे आने की अनुमति भी देता है। दूसरी ओर माना जाता है कि इस्राएल के पास 90 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं जो NPT का हिस्सा भी नहीं है और कभी भी किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किसी भी तरह की निरीक्षण करने की अनुमति भी नहीं देती। लेकिन दुनिया भर के समुदाय अभी भी मानते हैं कि इस्राएल के पास कई परमाणु हथियार हैं। मुझे यकीन है कि हाल के घटनाक्रम में इस्राएल और ईरानी सरकारों के लक्ष्य और उद्देश्य कितने स्पष्ट हैं, लेकिन दोनों देशों के कुछ लोगों का लक्ष्य एक ही है कि खुद को मौजूदा शासन से मुक्त करें और अपने नागरिकों के जीवन के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करें, जबकि ये हितों को आगे बढ़ा रहे हैं जिनका एक दूसरे द्वारा किए गए इस जघन्य हमले से कोई लेना देना नहीं है। इस्राएल और ईरान द्वारा एक दूसरे पर किए गए मिसाइलों से हमले ने कई परिवारों को अपने शहर खासकर दोनों देशों की राजधानियों को छोड़ने पर मजबूर किया। इस्राएल के कई ईरानी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों पर हमला किया और ईरान ने भी इस्राएली शहरों पर हमला किया, जिसका परिणाम स्वरूप जानमाल और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे ये दोनों देश आर्थिक तौर पर कई साल पीछे भी जा सकते हैं। आर्थिक स्थिरता दरवाजे पर है, जिसका अगर किसी न किसी तरह इन शहरों में रहने वाले आम लोगों पर पड़ने वाला है, क्योंकि मुद्रा स्थिति बेतहाशा बढ़ जाएगी जो कई वर्गों के लिए दुखद स्वर्ग होगी। ईरान पर पहले ही दुनिया भर के कई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इस्राएल और ईरान के बीच 9 दिनों तक चले युद्ध के बाद अमेरिका ने इस्राएल के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि इस्राएल मध्य पूर्व में रणनीतिक साझेदार है और इस्राएल को अमेरिका से सैन्य और आर्थिक सहयोग भी मजबूत समर्थन प्राप्त है, जो इस्राएल को ईरान की तुलना में बहुत ही मजबूत बनाता है। लेकिन ईरान के पास इस तरह के युद्ध से निपटने का लंबा अनुभव है और उनके नागरिकों को अपने देश और फिलिस्तीन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता आज भी बनी हुई है। 22 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत ही सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फॉर्डो, नातांज और एस्फान शामिल है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तत्कालीन की भावनाओं को जगाया है और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया के 2 वर्गों में विभाजित कर दिया, एक जो ईरान का समर्थन करता है, दूसरा जो ऐसे नहीं मानता। यह स्पष्ट हो गया है कि इस्राएल के बीच बड़ी संख्या में देश खुले तौर पर समर्थन देते हैं, जैसे US, यूरोपीय संघ और कई अन्य, और यह भी माना जाता है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया ईरान का समर्थन करते हैं, लेकिन खुले तौर पर समर्थन नहीं करते, जैसे US, यूरोपियन यूनियन और देश भी इस्राएल का समर्थन करते हैं। इस मुद्दे पर भारत का रुख बहुत जटिल है, क्योंकि हमारे दोनों देशों के साथ कई देशों से अच्छे संबंध रहे हैं। इसलिए हम कोई भी ऐसा निर्णय लेने में जल्दबाजी कतई नहीं करेंगे जिससे हमारे संबंधों पर असर पड़े। भारत के लोग युद्ध का कड़ा विरोध करते हैं और इस युद्ध में जाने की कीमत पर हमारे पास एकमात्र निर्णय और विकास यही है कि झगड़े और संकट को समाप्त किया जाए और बातचीत की मेज पर आए और कूटनीतिक तरीके से बातचीत करें। इस जघन्य युद्ध को जल्द ही समाप्त करें। इस युद्ध को समाप्त करें, बातचीत पर करें और दोनों देशों के बीच स्वस्थ संबंध बनाए रखें। यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस महान देश के साथ हमारे लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है। इस जघन्य युद्ध में षड्यंत्र, झूठे वादे, आरोप, झूठे तथ्य, झूठी जानकारी और झूठे दावे सब आम हैं, जिन्हें किसी भी रूप से कम किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर संबोधित किया जा सके। इस बात पर भी कई अलग अलग राय हैं कि अमेरिका की भागीदारी इस युद्ध में उचित है या नहीं। ऐसे में अब अमेरिका के पास इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मध्य पूर्व में इस्राएल अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है। जब इस्राएल ने ईरान और उनके शीर्ष नेताओं पर हमले किए तो उस समय इस बात की पुष्टि हो गई थी कि ईरान इस हमले का जवाब जरूर देगा, और कई मीडिया स्रोतों से यह भी पुष्टि हुई है कि इस्राएल के कई शहरों और उनके रणनीतिक स्थानों को जो नुकसान हुआ है अब वह ईरान के बराबर है।
या भारी भरकम नुकसान अमेरिका को इजरायल के साथ मिलकर परमाणु स्थलों पर हमला करने से नहीं रोक पाई। वहीं मध्य पूर्व में अमेरिका की भागीदारी चीन और रूस के लिए कितना अधिक लाभदायक है या हो सकती है, या उनके हितों के लिए अधिक हानिकारक हो सकती है, यह पता नहीं। हमें इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ते रहने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अपने घरेलू समर्थकों और दुनिया को राजनीतिक संदेश देने में सफल रहे कि ईरान परमाणु स्थलों पर सीधे हमले करने के बाद भी हमने मध्य पूर्व में अपना वर्चस्व कायम रखा। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के बाद ईरान ने अपने घातक हथियारों से इजरायली शहरों पर भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी पुष्टि कई मीडिया चैनलों ने भी की रही है। माना जा रहा है कि यह हमला आने वाले महीनों में और जारी रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ नहीं, बल्कि धीरे धीरे जारी रह सकती है, जो इजरायल के प्रधानमंत्री शायद सत्ता में बने रहने के लिए इसी तरह की हमलों की भी उम्मीद कर रहे हैं। अब यह उनके नागरिकों पर निर्भर करता है कि वह एक दूसरे पर लगातार हो रहे ऐसे हमलों पर कैसी प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि इसकी कीमत दूसरे को नहीं बल्कि उनके अपने लोगों को ही चुकानी पड़ेगी। हालांकि ईरान ने यह साफ संदेश दे दिया है कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम का विस्तार कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्हें पहले ही यह एहसास हो चुका है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो दूसरे देशों की ओर से होने वाली ऐसे हमलों में कमी आ सकती है, और हमें अपने संपदा को बनाए रखने के लिए इसे जारी रखना होगा। आज की डिजिटल दुनिया में हर कोई देख रहा है कि कैसे विश्व के नेता शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात जोर शोर से करते आ रहे हैं, लेकिन उनके काम ऐसे शब्दों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते और कभी नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पूरी तरह से कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए भी सवाल उठाता है कि वे दुनिया भर के कई देशों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी थी और इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं। अगर वे शांति और स्थिरता बनाए नहीं रख सकते तो उनकी खुद की विश्वसनीयता का क्या मतलब, और आने वाले दिनों में दूसरे देश उनके अनुरोध पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह देखने वाली बात है। क्या अब ईरान अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को अपने परमाणु स्थल पर निरीक्षण करने दे देगा? ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को विस्तार की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है? इस हमले के बाद ईरान अपनी समृद्ध ऊर्जा और तेल सुविधाओं को कैसे नियंत्रित करेगा? परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को विस्तार को नष्ट करने और ईरान के में मौजूदा शासन को बदलने के लिए इजरायल किस हद तक जा सकता है? अगर इजरायल और अमेरिका मौजूदा शासन को बदलने में सफल रह जाते हैं तो क्या गारंटी है कि अगला शासन परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को विस्तार करने से रोक देगा? इस बात से कोई संदेह नहीं है कि जिन देशों में धर्म और राजनीति का मिश्रण है, वहां 10% भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी काम नहीं करती और न ही भविष्य में कभी करने वाली है। दुनिया भर में लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन पर बहुत ही चर्चा होती रहती है कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था वास्तव में आम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, या वे ऐसे उपकरण हैं जिसके माध्यम से लोगों की शोषण की जा रही है। मुझे आशा है कि यह संघर्ष जल्द ही समाप्त हो, ताकि वहां के लोग बेहतर विकल्प के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकताओं को महसूस कर सके।